मैं एक जिस्ट में आपसे चाहूंगा कि ये पूरी कहानी आप दर्शकों को बताएं। बाईस दिन में हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था। तब जा करके 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फौज को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त हुआ। और टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी जिसने पूरा द्रास सेक्टर डोमिनेट किया हुआ था। उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए विशेष टीम का पुनर्गठन हुआ। तो हम 15 में से 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले। पहला साथी जब शहीद हुआ, जो मेरे सामने था, तो यहाँ पे गोली लगी थी और इधर से पूरा सर निकल के बाहर गया था। जब आपके साथ अभी तक जो खाना खा रहे थे, बात कर रहे थे, जब आप उस साथी को खो देते हो युद्ध में, सबसे पहले क्या याद आया? वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ याद होता कि यार इन्होंने हमें मार दिया, अब इनको मार। इससे पहले पाकिस्तानी आकर आप पर 3 बार गोलियां मारी। पहले राउंड में लगभग कितनी गोलियां, अगर मोटे मोटे तौर पे याद हो आपको? 3-4 गोलियां लगी थी पहले राउंड। हाँ। और फिर उसने जो है लास्ट बुलेट मेरे यहाँ पे भी चलाई थी सीने पे। एक शहीद हो रहा है, दूसरा दौड़ रहा है गोली की तरफ। वो पाकिस्तान की फौज की वो नामर्दी बोल सकते हैं उनको, वो नामर्द थे। ठीक है, मर्द होते तो सामने से गोली चलाते। ये जो जिद होती है, आपने कहा इसके बिना जीत नहीं सकते, ये जिद कितना मदद करती है? बहुत मदद करती है। अगर जिद ना होती तो शायद मैं 70 गोलियां इतना घायल होने के बाद वहां से खड़ा ना होता। उन तमाम सैनिकों को जो है सलाम है, और मैं फ़क्र करता हूं उन साथियों के साथ जिनके साथ मुझे वहां पर लड़ने का मौका मिला। फिल्म में या मीडिया में सबसे बड़ा गलत क्या बताया गया? इन्होंने मरणोपरांत दिखा दिया था। आराम भी चक, हाँ, मुझे मरणोपरांत दिखा दिया। टाइगर हिल टॉप पे लास्ट हमला के लिए जा रहे थे, तब जरूर था कि बुला, सारे बोल रहे थे, बोले यार अगर मैं मर गया ना यार, तू एक काम करना। मैं मर गया ना यार, तू एक काम करना, एक बार मेरे घर जाना। एक बार मेरे घर जाना। एक ऐसी भी थी जिसने बोला कि मेरा 3 महीने का सिर्फ पेट में गर्भ था। तो लेकिन आज इस बिटिया 25 साल की है, तो ये पूछती है पापा कैसे दिखते थे। अंकल, मेरे पापा कैसे दिखते थे? शेर की तरह, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो बिटिया जो है एक बार 2020 में वहाँ कारगिल में भी गई थी। उन्होंने, बिटिया ने पूछा, बोला अंकल आप मेरे पापा का नाम बहुत लेते हैं, जरा मेरे को जगह दिखा दो। कौन सी जगह पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी? अंकल, मुझे वो जगह दिखा दो जहाँ मेरे पापा ने आखिरी सांस ली थी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों की याद, वतन की मिट्टी आई है। नमस्कार, स्वागत है आपका अनसेड अननोन में। 1999 करगिल की जब भी बात होती है तो ऑपरेशन विजय आप सब जानते हैं, लेकिन ऑपरेशन विजय के साथ 2 और ऑपरेशंस की शुरुआत हुई, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार। लेकिन असल लड़ाई
जो आमने सामने की लड़ाई करगिल में हो रही थी वो ऑपरेशन विजय के तहत थी। आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के यंगेस्ट 19 साल की उम्र में जिन्हें परम वीर चक्र से नवाजा गया। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत है Thank you, sir. आपका Thank you. अनसेड अननोन में। जी। सबसे पहले सर, ये जो कहानी थी आपकी, आप घातक प्लेटून का हिस्सा थे, 18 ग्रेनेडियर्स का पार्ट थे। शुरुआत आपकी हुई थी जब आप सामान लड़ाई का ऊपर ले जा रहे थे। तो ये पूरी कहानी पहले ना मैं एक जिस्ट में आपसे चाहूँगा कि ये पूरी कहानी आप दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, जो है ये कहानी नहीं है बल्कि एक जीवन का वो शौर्य है, जीवन की वो गाथा है। जी। हर एक इंसान के जीवन की कुछ ना कुछ कहानियाँ होती हैं। और जो आज आप कह रहे हैं ना, ये इसके पीछे की चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सिर्फ विक्ट्री देखते हैं, लेकिन उस विक्ट्री के पीछे कितने वर्षों, कितने घंटों, कितना जो वर्क किया होता है, हम उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। जिस तरह से अभी आज हम ये कॉमनवेल्थ गेम के जो है खिलाड़ियों को देख रहे हैं, कोई गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य पदक लेके आ रहा है, लेकिन इन्होंने कितना पसीना बहाया है, कितना जो है मेहनत करी है। तो वैसे ही सेम एक सैनिक का भी होता है। फौज जिस दिन भर्ती होते हैं उस दिन से लेकर के और जब तक किसी ऐसे युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में ना पहुंचते हैं, तब तक जो है उसका अंदाज़ा लगाना बड़ा कैड़ा होता है। बचपन से ही सिखाया गया था, क्योंकि खेत खलियानों में काम करते हुए धूप में, बरसात में, सर्दी में फावड़ा भी चलाया है, धान भी काटे हैं, मक्की भी काटी है, गेहूं भी काटे हैं। तो वो जो कार्य था ना, उस कार्य से हमें फ़ौज की ट्रेनिंग में बड़ी आसानी हुई, क्योंकि फ़ौज की ट्रेनिंग आग की तप्त भट्टी होती है। जी। जैसे आग में सोने को तपा करके कुंदन बनाया जाता है, वैसे ही एक सिविलियंस को एक ट्रेनिंग की आग की भट्टी में उसको फौजी बनाया जाता है। फिर वो फौजी जब एक बीज बनता है, बीज, और बीज यूनिट में जाकर के रोपित हो जाता है। यूनिट उसका एक घर है, परिवार है जी। वहाँ जिस तरह का इन्वायरमेंट होता है, वैसी परवरिश जिस तरह की पौधे की होती है, वैसे ही वहाँ पे परवरिश हुई। उस परवरिश में बहुत कुछ जो है साहस, वीरता, त्याग का ये संगम ऐसा जो है वहाँ पे मिल जाता है। तो लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, निडरता, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती रहती हैं, वो संगम होता रहता है। तो ऐसे ही वो संगम होते 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 जो है कारगिल जब हुआ, तो सबसे पहले हमें तोलोलिंग पहाड़ी, जो तोलोलिंग पहाड़ी वो पहाड़ी है जो नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले, और बहुत सारे दर्शक ये जानते नहीं तोलोलिंग पहाड़ी, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपने कारगिल वार मेमोरियल तो जरूर देखा होगा, बहुत लोग जाते हैं, और कारगिल वार मेमोरियल के जस्ट पीछे की तरफ जो पहाड़ी दिखती है वही तोलोलिंग पहाड़ी है, जो नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी जी। और जिस तरह की सर इन्फॉर्मेशन होती है उसी तरह का जो है हम प्लानिंग करते हैं, उसी तरह की जो है प्लानिंग के साथ हम कार्रवाई करते हैं। तो उस पर 22 दिन हमने युद्ध लड़ा था, 22 दिन मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर ने। तो 22 दिन में हमने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था। तब जा कर के 12 जून 1999 को हिंदुस्तान की फ़ौज को पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप पुनः प्राप्त हुआ। फिर टाइगर हिल, क्योंकि अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में था, तो एक प्रोफेसर साहब ने सवाल किया था मुझसे, और मैं युवाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जी। उसने बोला, सर एक सिविलियन और फौजी में क्या फ़र्क है? मैं कहा सिविलियन और फौजी में वैसे देखा जाए प्रत्यक्ष रूप से कोई फ़र्क नहीं है, 2 हाथ 2 पैर 2 आँख आपके भी हमारे भी हैं, ऐसे शरीर आपका ऐसे ही हमारा, लेकिन एक फ़र्क है। बोला किस चीज़ का? सोच का फ़र्क है। कैसी सोच? क्योंकि एक सिविलियंस को एक छोटी सी भी उपलब्धि, सफलता मिल जाए तो फिर 10-12 दिन तक काम नहीं करता है, सेलिब्रेटरी मोड, फिर वो सेलिब्रेटरी मोड में चलाता, पार्टियाँ, जश्न मनाता है। लेकिन हमारी फ़ौज हर रोज हासिल करती है, एक सफलता, एक लक्ष्य को प्राप्त करती है, क्षणिक उसका क्षणिक जश्न तो मनाती है, क्षणिक, और फिर उसको सफलता को बूट की ठोकर मार करके 4 कदम दूर फेंक देती है, ताकि सफलता उसके यहाँ पे नहीं बल्कि दिल में, यहाँ घुटनों में, ठोकरों पे रहे,
अगर यहाँ बैठने लगी तो व्यक्ति के अहंकार हो जाएगा, सही बात है। और अगर ठोकरों पे रही तो उसको वापस प्राप्त करने के लिए हो। तो हमें ये एक चीज़ प्राप्त हुई, दूसरे का टास्क मिला टाइगर हिल। और टाइगर हिल एक ऐसी पहाड़ी जो जिसने पूरा द्रास सेक्टर डोमिनेट किया हुआ था, तो उस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए विशेष टीम का पुनर्गठन हुआ, जिसको घातक प्लेटून यूनिट की भाषा में, और जिसका आप हिस्सा थे। हाँ, मैं उसका एक हिस्सा था। लेकिन मैं यहाँ आया कैसे? जी, क्योंकि हमें तोलोलिंग पहाड़ी पर 15 जवानों की एक टीम थी, जिसका काम था फॉरवर्ड में जवान जो लड़ रहे थे उनको राशन और अम्निशन पहुंचाना। सुबह 5:30 बजे हम सामान उठाते थे, 25 से 30 किलो, रात को 2:30 बजे तक ऊपर पहुंचते थे, दिन भर गोलाबारी पार करते हुए। तो हम 15 में से 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना रुके, बिना थके लगातार चले, और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि तीनों जवान फिजिकल नहीं मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। महज 19 साल की उम्र थी सर उस समय। यस जी, तो उस काम से हमारी एक पहचान बनी। और ये सच है, व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं है, उसके कर्म से है, उसके कार्य से है। तब मुझे भी उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिला, और फिर हमें टाइगर हिल को कैप्चर करने का आदेश और निर्देश मिला लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद बलवान साहब के साथ आप लोग? बलवान साहब के साथ में हम जो है टाइगर हिल की हाइट ज़्यादा थी, तो दुश्मन के पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा था। टॉप पे था? टॉप पे था, तो दूर तक देख सकता था, तो दूर तक मार भी सकता था। इसलिए फिर हमने रात का सहारा लिया। तो ये जो बलवान साहब जिस टुकड़ी को लीड कर रहे थे, जिसका आप हिस्सा थे, बलवान साहब के बारे में भी कहा जाता है कि वो बड़े मतलब जिंदा दिल इंसान हुआ करते थे। कोई अगर किस्सा आपको उस दौर का याद हो उनके साथ का, जिसमें बलवान साहब से कोई बात हुई हो? नहीं, उस समय बलवान साहब से तो बस जब हम उस टीम में शामिल हुए थे जी, तो तभी पहली मुलाकात हुई थी हमारी। अच्छा। क्योंकि सब अलग अलग कंपनियों में बटे हुए थे, तो हम भी अलग कंपनी में थे, तो लड़ाई में तो वैसे भी मुलाकात नहीं होती है। और ये नए अवसर आए थे, तो बड़े हंसमुख थे। हाँ, जिंदा दिल इंसान थे। और क्योंकि मेरे साथ तो मेजर राजेश अधिकारी साहब के साथ में कुछ हैं ऐसी चीज़ें। अच्छा। तो क्योंकि वो मेरे कंपनी कमांडर थे। अच्छा। हाँ, 99 जो है जनवरी में मैं छुट्टी आया था, तो उन्होंने अपना सामान कुछ दिया था, बोला मेरे पेरेंट्स को जरा घर दे देना। तो यहाँ दिल्ली में लाजपत नगर डिफेंस कॉलोनी में जो है उनका घर था, तो वहाँ मैं उनको देने के लिए आया था। तो दोनों के लिए अलग अलग से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, वाइफ के लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी। इतने जिंदा दिल, वो भी बहुत जिंदा दिल इंसान थे। गिटार बजाते थे, और ये गिटार से पूरा जो हम रात भर ऑपरेशंस करके आते थे, थकान होती थी, वो आ करके, क्योंकि संगीत एक ऐसा चीज माध्यम है जिससे थकान बड़ी जल्दी से दूर हो जाती है। तो उनके साथ मेरे था बहुत अच्छे रिलेशन हुए। तो इनसे तो मुलाकात जब ही हुई मेरी लास्ट टाइम। एक जैसे फिल्म में भी अभी आपने कहा कि संगीत हम गाते रहते थे और मौज मस्ती भी चलती रहती थी, क्योंकि ताकि किसी भी तरह के डर को घर ना करने दिया जाए। तो जैसे फिल्म में दिखाया गया है कि भैया जी गायब भयो, तो क्या ऐसी चीज़ें वाकई में हो रही थी कुछ, या? नहीं, बिल्कुल। ये जो है देखिए, फौजी वैसे जिंदा दिल इंसान ही होता है ना जी, अब बड़ा प्रेमी होता है जी। उसको इस धरती माँ से भी मोहब्बत होती है, अपने लोगों से भी बहुत मोहब्बत होती है। और इसी मोहब्बत के कारण वो अपना कतरा कतरा बहा देता है। ये मोहब्बत का परिणाम है। तो जो टीम होती थी ना हमारी, जब कहीं चलते थे तो गाने बजाना शुरू कर, ठीक है। मैं तो सबसे जूनियर था जी। तो जो मेरे सीनियर थे तो वो सारे जो है, कोई कुछ गाना गा रहा, कोई हरियाणवी रागनी गा रहा है, तो कोई जो है हिंदी फिल्मों के गाना गा रहा है, कोई पंकज उदास की जो है गजल गा रहा है। अच्छा। तो इस तरह के जो माहौल होता ना, कोई आपको ऐसा किस्सा याद है कि किसी ने टोक के बोला हो, ऐसे क्या गाने गा रहे हो, कल लड़ाई में जाना है, कोई ऐसी चीज? नहीं, ऐसे तो कोई नहीं बोलता था। अच्छा। हाँ, बस उनको ये था थोड़ी बहुत देर के बाद, क्योंकि मेरे पास जो मेरी टीम थी उसमें ये पश्चिमी यूपी, हरियाणा और ये राजस्थान वाले लगे थे। तो हलवा खाना बड़ा पसंद था, है ना। अच्छा। तो बोला यार हलवा बना ले यार। हाँ, ठीक है, बना देते। तो हलवा बनाया, और मुझे वो एक किस्सा याद है कि हमें जिस दिन चलना था उस दिन दोपहर के टाइम, क्योंकि हम कहते हैं ना कि कोई ना कोई संकेत ईश्वर देता है। तो दोपहर को हमने खाना खाया है सभी ने, पूरा टीम में से टेंट लगा हुआ था, उसमें 10 बंदे थे। सबने बोला यार चिट्ठी लिख देते हैं,
फिर पता नहीं चिट्ठी लिखने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने दोपहर टाइगर हिल पे जाने से पहले हाँ रात को चलना है, दोपहर की बात है। रात भर चढ़ाई करनी थी। हाँ दिन में हम चिट्ठी विट्ठी लिख करके खाना वाना खा करके थोड़ा सा लेट गए। ऐसे ही 3:30-4 बजे का समय था शाम को। इतनी तेज तूफान आया, हमारा टेंट ही उड़ गया। अच्छा। टेंट उड़ गया तो जो सीनियर लोग थे सब भागे, सब बोला टेंट को पकड़ते हैं। टेंट को पकड़ने के लिए चले गए तो एक ने बोला यार तू ऐसे कर, तो चिट्ठियाँ ढूंढ ले, हमारी चिट्ठियाँ भी उड़ गई। अच्छा अच्छा। तो मैं उनकी चिट्ठियाँ ढूंढने लग रहा था, वो आ गए तो सबने लिखी होंगी 2-2 3-3, जो क्योंकि मैंने भी 2 ही लिखी थी। तो एक एक चिट्ठी सबकी मिली। बोला यार तूने चिट्ठी नहीं मांगा, चिट्ठी तो सर ढूंढ ली लेकिन एक एक ही मिली है। अच्छा, बोला नहीं ढूंढ, मगर यार उस समय मैं शादी करके गया था। मैं बोला मगर मेरी तो घरवाली का फोटो ही उड़ गया यार, मैं चिट्ठी कहाँ से ढूंढूंगा। हाँ अभी तो फिर वहाँ से जो है उनकी चिट्ठी लिखी, फिर दोबारा से चिट्ठियाँ लिखी, फिर रात को हमने जलना था वहाँ से। बोला यार एक बार हलवा और खिला दे, तो पता नहीं फिर हलवा बनाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं कहा हाँ, बोला घी तो ऊपर जाएगा नहीं। उस टाइम पे हलवा बना करके फिर जो है सर वो लास्ट। तो किसी से कुछ बात हुई साहब, जब जैसे चिट्ठियाँ के बारे में बात हो रही थी, लोग चिट्ठी लिख रहे थे, क्या कोई बता भी रहे थे मौज मस्ती में क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं? नहीं बस वहाँ नहीं ऐसे सर कोई नहीं बताता था। अच्छा। हाँ लेकिन हमारे जो सीनियर होते थे ना जी, वो सबकी चिट्ठियाँ पढ़ ही जाती हैं फौज में, ताकि कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं जा रही हो। चाहे आप कितना ही उसमें प्राइवेट चीज़ें लिखो लेकिन आपकी पढ़ करके वो सेंसर होकर के ही चिट्ठियाँ जाएंगी, ताकि कुछ उसमें ना ऐसा डिमोटिवेशन वाला या लोकेशन का या कुछ का फौज का इसका कुछ इंफॉर्मेशन ना दे। तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ जब लास्ट था हमारा टाइगर हिल टॉप पे लास्ट जो हमला के लिए जा रहे थे, तब ज़रूर था कि बोला सारे बोल रहे थे, बोले यार अगर मैं मर गया ना यार तू एक काम करना, एक बार मेरे घर जाना है ना, मेरी बीवी से कहना यार। किसने कहा था ये, नाम से कोई अगर याद हो आपको? योगिंदर भी था, नरेश भी था, हमारा मदन भी था। अच्छा। हवलदार मदन जो मेरे साथ में, बोले यार कोई भी एक बच जाए तो यार घर जरूर जाना और कहना मेरी बीवी से कि जो 25 लाख रुपए मिलेंगे ना उसमें से 15 लाख बिटिया के नाम से FD कर देगी, ताकि जब शादी लायक होगी तो बिटिया के नाम से को पैसे, शादी के लिए पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हम आपस में सब कह रहे मगर सारे बिटियाओं के लिए कर रहे हैं, लड़कियों के लिए नहीं करना क्या? अरे दूसरे लड़के तो खा पी लेंगे कर लेंगे अपना आप, लेकिन उनका बहुत ज़रूरी है। मगर फिर हम बैठे हुए सब, बोला सारे मर गए तो फिर क्या होगा? तो हमने एक रजिस्टर था, वो बाद में मिला नहीं है ना, उसमें हमने सबने लिखा अपना। क्या लिखा था? कि मरने के बाद जो है भाई इतने पैसे बीवी के, इतने बच्चे के, इतने माँ बाप के, है ना। अच्छा। तो ये ऐसे ऐसे सबने हमने लिखा था वो, लेकिन रजिस्टर फिर बाद में मिला नहीं, सामान कहाँ चला गया पता नहीं। तो लेकिन मैं जब उनसे मिला ना, उनकी पत्नियों से बाद में, तो सच में वो ऐसा लगा मुझे कि वो हमसे बात नहीं कर रहे थे, वो आत्मिक रूप से अपनी पत्नी से, माँ से वो बात कर रहे थे। आप उनके मैसेजेस लेके जब उनके पास गए, तो उन्होंने उसी तरह का जो है, जिस तरह की उनकी सोच थी उसी तरह का उन्होंने जो है काम किया बेटियों के लिए। कोई बातचीत आपको याद हो किसी के परिवार के साथ आपकी हुई हो? मैं अभी 2024 में तो 350 से के आसपास मिले थे आप? मैं मिला था उनसे, जब एक तो वहाँ बीड़ की थी, वहाँ पे महाराष्ट्र की 18 गढ़वाल की वो फैमिली, उसने नागपुर में आकर के जो बताया, सबकी आंखें नम होगी। और 10,000 स्टूडेंटों के सामने, जो स्टूडेंट थे उनके बीच में उनको, क्योंकि मेरी इच्छा थी। क्या बताया क्या था साहब, किस्सा बता देते अगर आप? वो किस्सा ये था कि वो बोल रही थी, बोला मेरी 1 महीने की बिटिया थी जब मेरे पिता जब मेरे पति शहीद हुए। आज मेरी बिटिया 25 साल की है, इसने पापा का जो है शकल इसको याद नहीं है। एक ऐसी भी थी जिसने बोला कि मेरा 3 महीने का सिर्फ पेट में गर्भ था। तो लेकिन आज इस बिटिया 25 साल की है, तो ये पूछती है पापा कैसे दिखते थे। आज हमसे भी पूछती, हमसे पूछा बच्चे, बोला अंकल मेरे पापा का स्वभाव कैसा था? मतलब बिटिया तेरे से सही था।
वो बिटिया जो है एक बार 2020 में वहाँ कारगिल में भी गई थी। अच्छा तो क्योंकि मेरी यूनिट के ही थे लेफ्टिनेंट राजेंद्र की, है ना? अच्छा हाँ, मध्य प्रदेश के थे वो। तो उन्होंने बिटिया ने वो पूछा, बोला अंकल आप मेरे पापा का नाम बहुत लेते हैं, ज़रा मेरे को जगह दिखा दो, कौन सी जगह पर उन्होंने आखिरी सांस ली थी। अब किसी की उस तरफ उंगली करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इवन मेरे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल खुशहाल चंद ठाकुर थे, एडजुटेंट राजीव कुमार जी थे। उन बच्चों का क्या जवाब दें जिनके पिताओं ने वहाँ उन पत्थरों को अपने लहू से लाल कर दिया और हिंदुस्तान का नया इतिहास लिख दिया। तो मैं बेटा, बस मैंने हिम्मत करके बोला, बेटा जी ये जो इलाका है, इस इलाके के जस्ट सेंटर में वहाँ गए हैं, और बस इतना ही हम बता पाए, बाकी तो फिर आंखों से झरझर पानी बसता है, कुछ नहीं। जी सर, जब युद्ध क्षेत्र में आप होते हैं तो कुछ लोगों ने लिखा है इस बारे में, हिंदुस्तान में भी लिखा है, विदेशों में भी लिखा है कि एक अलग किस्म की गंध होती है। कैसी वो जो फिजा में एक अलग किस्म का जो माहौल और गंध होता है, वो कैसी होती है, क्या होती है, अगर आप बता पाएं। देखिए, वो एक गंध कहें या उसको एक ऐसा वातावरण का सुगंध कहें जो एक आकर्षित करती है अपनी तरफ, है ना। जब युद्ध का माहौल होता है, चारों तरफ हर तरह के हथियारों की गर्जना होती है, और वो गर्जना सैनिकों के हृदय में एक उत्तेजना पैदा करती है। घबराहट नहीं, उत्तेजना पैदा करती है कि देखो इस तरह का जो है हो रहा है कि हमें इस तरफ आगे बढ़ना है। तो वो उत्तेजना ही उसको प्रेरित करती है कि नहीं, हम दुश्मन के सीने पर चढ़ कर के उसके लहू को पिएंगे और अपने देश की मिट्टी को कभी या देश के शीश को झुकने नहीं देंगे। तो अपने लहू से अपने भारत माँ के मस्तक को तिलक लगाएंगे। ये भावना जब होती है ना, क्योंकि वहाँ सबसे पहले क्या दिखता है, अपना साथी दिखता है, बड्डी होता है, ठीक है, पहले बड्डी, और बड्डी है, वो साथी है, वो एक माँ और बेटे जैसा उनका रिलेशन होता है। जब सामने से गोली आती है ना, तो बड्डी अगर आगे चल रहा होगा, उसको आगे धक्का मार करके उस सामने की गोली को अपने सीने पे ले लेगा। तो वो जो भावना है ना, वो ऐसे नहीं आती है। उसके लिए दोनों को त्याग करना पड़ता है। दोनों को जो सुख में दुख में साथ रहते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, हर काम को नहीं चला जा रहा तो मुझे कंधे पे डालेगा, उस पे नहीं चला रहा तो मैं कंधे पे डालूंगा। उसको बुखार हो गया तो उसको खाना ला करके मैं खिलाऊंगा। ये इसी से रिलेशनशिप बढ़ती है, इससे आत्मिक लगाव बढ़ता है। यही ताकत देती है, और यही ताकत उस सेना की और उस राष्ट्र की ताकत बनती है। तो वो गंध जो होती है वो एक अलग किस्म की होती है। वहाँ अपने आप को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को कुर्बान करने के लिए वो एक आवेग सा आता है और आगे बढ़ता रहता है। सर, जब युद्ध का मैदान होता है ना, लोगों की लाशें बिछती चली जाती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा सैनिक नहीं कि उन लाशों को देख करके विचलित हो, बल्कि एक अलग तरह की उसमें ताकत आती है और वो आगे बढ़ता है कि मेरे सेना, मेरे राष्ट्र का नाम नीचा ना हो जाए। जब ये जननी जन्मभूमि स्वर्गस्य है ना, इसकी जननी और जन्मभूमि से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सर, घर वालों के साथ आपकी ना निकलने से पहले आखिरी बातचीत क्या हुई थी, किससे हुई थी, क्या बोला था? क्योंकि अब तो आपको पता लग गया था कि आप करगिल की तरफ मूव कर रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं जो है जब गया था तो छुट्टी काट के गया था। उस समय ये पता नहीं, शादी के बाद गए थे? शादी के बाद गया था, तो ये नहीं पता था कि मैं कारगिल जा रहा हूँ। अच्छा। ये आभास मेरे को हो गया था कि कारगिल शुरू हो गया है, बट अभी वो न्यूज़ में भी नहीं था, रेडियो पे भी नहीं था, कहीं पर भी नहीं था। लेकिन जब जम्मू ट्रांजिट कैंप पहुँचता हूँ, तब मुझे ये पता चलता है कि मेरी जो यूनिट है वो कश्मीर से द्रास की तरफ चली गई है। क्या हुआ है, तब पता चला था कि वहाँ पर कारगिल शुरू हो गया। अच्छा।
जब पहला साथी शहीद हुआ, वो अगर आपको पल याद हो, वो वाकया याद हो तो आप बताएं। पहला साथी जब शहीद हुआ, जो मेरे सामने था, लसनायक नरेश वैसे बैठा था जैसे आप बैठे हैं, और वो मुझे फर्स्ट एड करने लग रहा था। अच्छा, आपको चोट लगी हुई थी? मुझे ये नाक से पूरा एक कट गया था, स्प्रिंकलर हाँ, ग्रेनेड का एक टुकड़ा यहाँ से ये पूरा कट गया था, तो नाक से खून की धार बह रही थी। अच्छा। तो वो ऐसे सामने बैठे थे, तो मैं उनसे बोला, यार नरेश सर मुझे फर्स्ट एड कर दो। बोला मैं करता हूँ। कुछ देर के बाद जब मैंने देखा तो उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी की पॉलीथीन फाड़ने के लिए, उनका हाथ सिर्फ यहाँ तक गया था, उसको यहाँ पे गोली लगी थी और इधर से पूरा सर निकल के बाहर गया था एकदम। अच्छा। तब वो ऐसे पीछे की तरफ जब लेटते चले गए, जब उनका हाथ पकड़ा सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोले थे। अच्छा। और फिर मैंने देखा कि जो मेरे बगल में बैठा था, मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, ग्रेनेडियर अनंतराम। मैं उसको बोला, नरेश या अनंतराम उस सर को तो गोली लगी। बोला क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको सीने में गोलियां लगती हैं, फेफड़ों से खून की फुहारें छूटती, मेरी गोद में आकर के ऐसे लेट जाता। अच्छा, दोनों को एक के बाद एक के बाद एक। इन दोनों को मैंने अपनी आंखों के सामने एक पल के अंदर खोया। उस वक्त सबसे पहले क्या याद आता है जब आपके साथ अभी तक जो खाना खा रहे थे, बात कर रहे थे, जब आप उस साथी को खो देते हो युद्ध में, सबसे पहले क्या याद आया? वहाँ याद कुछ नहीं आता है, वहाँ कुछ याद नहीं आता। वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ याद होता है कि यार इन्होंने हमें मार दिया, अब इनको मारना है, छोड़ना नहीं। गुस्सा बढ़ता है? गुस्सा बढ़ता है, और ये गुस्सा जो होता है ये स्पिरिट पैदा करता है, लड़ने की भावना को ज़्यादा जागृत करता है, बदले की भावना को जागृत करता है, ताकत देता है हमें लड़ने की। शरीर टूट जाए, लेकिन अगर गुस्सा अगर है आपके अंदर तो आप खड़े हो जाओगे। अगर गुस्सा नहीं है आपके अंदर तो टूटे हुए शरीर में आप उठ नहीं सकते हो। तो गुस्सा बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने 17 गोलियां खाने के बाद भी खड़े होने की ठानी थी। हाँ, क्योंकि वहाँ ये था ना सर कि सारे मार दिए इन्होंने, ठीक है, यही पागलपन था दिमाग में, इन्होंने मेरे सारे बंदे मार दिए, अब इनको मैं छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जो भाव इतना ऊपर तक चढ़ा गया। और ये सच है कि व्यक्ति के शरीर में पीड़ा नहीं होती, मन से पीड़ा होती है। दिमाग में होता है दर्द? नहीं, मन जिसे बोलते हैं ना, मन चंचल है, मन से पीड़ा होती है, दर्द होता है, सुख हो दुख हो, सब मन का एहसास है। और लेकिन एक ऐसी अवस्था भी आती है कि जब आपका मन विदा हो सकता है। तो मेरे साथ वो अवस्था आई कि मेरा शरीर से मन विदा हुआ, तभी तो इन गोलियों के जख्मों को सह पाया, नहीं तो इन गोलियों के जख्मों को सहता नहीं, और तो आज यहाँ बैठा नहीं होता। आपने कहा कि 2 साथियों को आपने बिल्कुल अपनी आंखों के सामने, और आंखों के सामने क्या, लगभग अपने साथ में शहीद होते देखा। मौत की आवाज कैसी होती है, उसका चेहरा कैसा होता है? मौत की कोई आवाज़ नहीं होती है, मौत का कोई चेहरा नहीं होता है। मैंने तो नहीं देखा कि उसका कोई चेहरा होता होगा। हाँ, मैंने ज़रूर परमात्मा की आवाज़ ज़रूर मैंने सुनी है। अब परमात्मा की आवाज़ कैसी होती है उसको तो मैं शब्दों में नहीं बता सकता। वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है, क्योंकि जब बेबस और असहाय होकर के अपने उन साथियों के शवों से लिपट करके रो रहा था, ये 19 साल का लड़का जिसकी 2 साल की सर्विस, जिसको ये पता नहीं इस पहाड़ी से हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, कहाँ जाना है। तो तब जब रो रहा था, तो क्योंकि हम जब रोते हैं ना, रोना कोई थेरेपी नहीं है। रोना कोई कहा जाता है ना, रोना भी एक थेरेपी है। जैसे डांसिंग लाफ्टर एक थेरेपी है, वैसे ही एक रोना भी थेरेपी, जो हमें अपने आप से जोड़ती है। और हम क्या हैं? हम ये बॉडी शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जब आत्मा तो परमात्मा का अंश है। जब मैं रोता हुआ अपने आप से जुड़ा था तो परमात्मा से जुड़ा था, तो परमात्मा की आवाज़, इतनी तीव्र आवाज़, इतनी, बस उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो उसके द्वारा जो है मैं आया हूँ। तो मौत को तो मैंने नहीं देखी, मौत का जो है शक्ल नहीं देखी, मौत कैसी होती है, लेकिन परमात्मा की आवाज़ ज़रूर मैंने देखी।
क्योंकि मौत आपके लिए थी नहीं। जब 17 गोलियां खाने के बाद आप मौत को मात दे रहे थे तो शायद मौत आपके नज़दीक भी नहीं आई। देखिए, हर एक व्यक्ति में वो शक्ति है, क्योंकि हर एक इंसान इस यूनिवर्स का यूनिक है। उसके जैसा परमात्मा ने दूसरा नहीं बनाया है। जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है, जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है। हम अलग हैं इस यूनिवर्स में, हर एक इंसान। तो इस परमात्मा ने जो हमें ताकत दी, क्षमताएं दी, शक्ति दी, गुण दिया, उसके आधार के ऊपर जीवन में कुछ प्रिंसिपल, अगर सिद्धांत हमने बना लिए ना, जैसे आपका एक रूटीन लाइफ का डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्पता, निरंतरता, अगर ये आपके जीवन में आ गए ना तो आप जो चाहते हो ना वो प्राप्त कर सकते हो। इतनी शक्ति है। डिटर्मिनेशन था, दृढ़ संकल्पता थी, तब पितामह भीष्म बाणों की सरसैया पे थे, लेकिन अर्जुन उनके प्राणों को नहीं हर पाया था, इतने बाण भी मार दिए के बाद में भी, है ना। मीरा भाई को जहर दे दिया, लेकिन बस प्याला बताया कि ये ठाकुर जी का चरणाव्रत है, पी कर के पूरी रात नाचती रहीं, उनका कुछ नहीं हुआ। और वैद्य को जब चटवाया गया 1 सेकंड के अंदर मर गया। ये दृढ़ संकल्प था। जिस दिन जिसके जीवन में आ गई सर, वहाँ ये दृढ़ संकल्प ही तो था। नहीं तो 17 गोली लगने के बाद मैं यहाँ आपके पास बातचीत करता, बिल्कुल कहीं पत्थर की मूर्त बना हुआ होता मैं भी। बस ये सोच लिया था, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी ना, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों काट करके ले जाओ, मैं उफ तक नहीं करूँगा। वो दृढ़ संकल्पता अगर व्यक्ति में आ जाए तो सर सब कुछ संभव है। सर, उस दौर की सबसे गहरी याद आपकी कौन सी है, जो आज भी ऐसा लगता है मानो कल ही की बात हो? सबसे गहरी याद। बहुत सारे वाक्य हुए होंगे, लेकिन कौन सी वो बात है जो आज भी सबसे ज्यादा घर कर गई आप में? वो मैं जब उनके पास रो रहा था ना, इतना बेबस लाचार होकर के रो रहा था, क्योंकि और परमात्मा से सिर्फ इतना कह रहा था, चाहे मुझे ले जाए यहाँ से, नहीं चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन जो मेरे साथी नीचे हैं उनकी जिंदगी बकस देना कैसी करके। और जब एक बच्चा चारों तरफ जिधर भी नज़र उठाती है, पहाड़, बर्फ़, कहीं जीव नहीं, जंतु नहीं, इंसान का कोई कुछ नहीं, और वहाँ पड़ा हुआ इस तरह से, वो जो सीन है ना, वो जो दृश्य है ना सर, वो मेरे जहन से कभी हटता नहीं है। अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को जी रहा हूँ, देख रहा हूँ कि हाँ, मैं उस तरह से बिलख रहा था एक बच्चे की तरह। लेकिन एक चीज़ वहाँ भी मेरे को समझ में आई कि जब हम निस्वार्थ, सच्चे श्रद्धा और समर्पण से इस तरह से हम परमात्मा को समर्पित होते हैं, तो परमात्मा भी एक पल के लिए हमें अकेला नहीं छोड़ता है। मैं रो रहा था, तुरंत आवाज़ आ गई, यहाँ से चला जा बेटा नीचे। जब आप 400-500 मीटर लुढ़क करके आया, इतनी तीव्र आवाज़। और वो किसने आवाज़ दी कुछ नहीं पता, लेकिन वो सही जगह थी। और आप पहुंचे भी बिल्कुल एकदम। बोला, युगेन बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। जहाँ मैं ऐसे पड़ा हुआ था ही उनके बीच में, देखा मैंने, यहाँ हाँ जा तो रहा है स्लेब से ऐसे नीचे को ना, बस उसमें लुढ़क गया। फिर तो ये, इससे पहले पाकिस्तानी आकर आप पर 3 बार गोलियां मारी उन्होंने, 3 बार। एक तो जब फर्स्ट राउंड हुआ तो उसमें फर्स्ट में यहाँ पे गोली मार करके सब कुछ बोला, सब खत्म। पहले राउंड में लगभग कितनी गोलियां, अगर मोटे मोटे तौर पे याद हो आपको? 3-4 गोलियां लगी थी मेरे पहले राउंड में। हाँ, तो चारों तरफ से बॉडी में तो वैसे स्प्लेंडर्स बहुत लगे थे, खून तो सर से लेकर के पैर तक बह ही रहा था। लेकिन फिर उनको जब यकीन हो गया ना कि अभी ये साल मर गए हैं, है ना, तो बोला इनको ज़रा रीचेक तो कर लो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया। तो रीचेक कैसे कर रहे थे वो? गोलियां मार करके 4-4, 5-5 गोलियों का ब्रस्ट मारते थे, तो बस ऐसे उछलती थी बॉडियाँ, किसी के सीने में मार रहे हैं, किसी के सर में मार रहे हैं, किसी के कहीं में मार रहे हैं। तो मेरे को तो फिर भी उसने पता नहीं, देखो ये परमात्मा का कुछ खेल रहा होगा, वो शायद सीने पे चला रहा होगा, वो हाथ में लग रही होंगी, है ना, फिर पैर में लग रही थी, नीचे लग रही थी। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। और इस देश को सच में भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कंकर मिट्टी ज़मीन तो नहीं है, बल्कि सजीव है,
माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम को कभी भी दफन तो नहीं होने देती है। हमने पढ़ा था ना बैटल ऑफ रजांगला, है ना, मेजर शैतान सिंह भाटी के हमने कैप्टन ऑनरेरी कैप्टन यादव को भी साहब इसमें फीचर किया है। तो हमने उनका भी इसमें शूट किया है। उसमें 114 जवान शहीद हुए, 4 बचे, तो वो आज इनमें से 1-2 जीवित हैं। तो ये माँ भारती कभी नहीं किसी को अपने बच्चों की शौर्य को दफन नहीं, किसी न किसी को माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे माध्यम चुना होगा, तभी आज मैं बस जिंदा हूँ, और इसलिए जिंदा हूँ। पहली आपने बोला साहब 3 गोलियां जो हैं वो हाथ वाले हिस्से में लगी। अगला राउंड उन्होंने जब टेस्ट कर रहे थे तब मारा? तब भी मारा था, तब भी हाथ में लगी थी, तब भी पैर में भी मारी थी उन्होंने। अच्छा। और फिर जब तीसरा राउंड उनका हुआ था कि हाँ बोला मर गए, अभी कुछ नहीं है इनमें, फिर उन्होंने पत्थर मारे हमारे, वो नहीं लगा? ठोकरें मारी हैं। ठोकरें लगी? हाँ ठोकरें लगी हैं, तो मेरे बूट पे लगा था उसका पत्थर बहुत तेज। फिर उसने लात भी मारी मेरे। आप हिले नहीं, एकदम नम बैठे? ना, मैं ऐसे पड़ा, क्योंकि पता था अगर हिलेंगे तो फिर। हाँ, और फिर उसने जो है लास्ट बुलेट मेरे यहाँ पे भी चलाई थी सीने पे। तो जो क्योंकि तीसरा राउंड ये हुआ था, वो गोली मारता जा रहा था, दूसरा वेपन उठाता जा रहा था, हमारे हथियार उठा रहे थे वो। तो उसने जब यहाँ नज़दीक आया, जब उसने गोली चलाई ना यहाँ, तब लगा यार अब नहीं बचेगा। अच्छा। और मुझे आभास भी हो गया मैं मर गया। अच्छा। ऐसा लगा, मेरे को प्रतीत हुआ। लेकिन जब वो पाकिस्तानी दूसरा जवान जब आकर के उसने मेरा वेपन उठाया था, तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया ना, तब एकदम से चेतना आई, तब लगा मैं तो जिंदा हूँ। तब एक अंतर्मन से आवाज़ आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा ना, अब मरेगा भी नहीं, अब नीचे जाना है। अब तब उस अपने ग्रेनेड से उसके ऊपर हमला किया है, उसका सर उड़ाया है, फिर उसकी राइफल उठा करके फायर किया, 5 को मारा है, तब वहाँ से वो भागे हैं। ऐसे थोड़ी। जब गोली लगी साहब, तो ज़्यादा दर्द पहली गोली में हुआ या आखिरी गोली में हुआ? कोई सी में भी नहीं हुआ, कोई सी में भी नहीं हुआ, सुन्न था बिल्कुल बॉडी। अच्छा। सब प्रतीत ही नहीं हुआ। बस ये तो इसका तो हड्डियों का तब पता चला मुझे, जब मैंने उसकी राइफल को उठाने के लिए दोनों हाथ बढ़ाए ना, मैं कहा इसकी राइफल तो उठाऊं, तो जैसे राइफल उठाने की कोशिश करी तो ये हिला ही नहीं, तो कंधा हिला था इसका। हड्डी टूट गई थी, निकल गया था। हड्डी तो पूरी निकल गई थी, पूरी हड्डी यहाँ से यहाँ तक बाहर रही है। तो तब लगा मुझे यार हड्डी नहीं है इसमें। सर, एक सिक्के ने आपकी गोली जो थी वो रोक ली थी, तो ये बड़ा फेमस किस्सा है टाइगर हिल का आपका, और आपने कई बार ही सुना है। वो सिक्का आप अभी भी पास रखते हैं, साथ रखते हैं? सर वो सिक्का कहाँ मिलेगा? जब जवान घायल होकर के आता है तो उसकी उन चीज़ों को जो ना केयर नहीं किया जाता, सबसे पहले उसकी लाइफ को केयर किया जाता। तो जब मैं वहाँ से आया था, तो जब नीचे लुढ़क करके अपने साथियों तक पहुँचा, तो ऐसे पूरे कपड़े चीथड़े हो रखे थे। तो जब उन्होंने मुझे ऐसे लेटाया, तो कोई कह नहीं रहा था कि ज़िंदा रहेगा, सब तो ब्लेड से काट काट करके वो फेंकने लगे। तो उस समय वो पर्स भी पता नहीं कहाँ गया, कुछ भी, सब कुछ वहाँ से ख़त्म हो गया। तो ये आपको किसी और ने बताया था कि सिक्के ने आपकी जान बचाई? नहीं, सिक्का तो मेरे पास थे ना उसमें, पर्स में। अच्छा, पर्स में थे, ऊपर जेब में रखे हुए? हाँ, क्योंकि वो सिक्के ऐसे थोड़ी आए थे। हम, अगर मैं दर्शकों से भी कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि जितनी आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ की जो मेमोरी है, उस मेमोरी को जरा डॉट करके देखिए जी। हमें आज का प्रत्यक्ष जो प्रेजेंट जीवन हमें पता चल जाएगा। कोई भी कार्य अकारण नहीं होता, कोई कारण होता है। वो सिक्के कहाँ से आए? क्योंकि मैं सबसे जूनियर था प्लाटून के अंदर। हमारे सीनियर्स तो थोड़ा ताश खेलते थे मनोरंजन के तौर के ऊपर, तो वो बाजी लगा लेते थे। बोला यार बिस्किट का कम से कम चाय भी पी लेंगे, बिस्किट भी हो जाएगा। और बिस्किट ये पार्ले जी वाला जो अभी 10 का, पहले 5 का होता था ये, तो अभी जाना जूनियर को पड़ता था, तो मैंने इकट्ठे ला करके रख लिए। अब जब उनकी बाजी होती थी, बोले यार चाय का टाइम हो रहा, बिस्किट, मगर सर पैसे फेंको। तो वो 5-5 रुपये के सिक्के वहाँ से आते थे। मैं 1.5 साल अपनी प्लेटून में जूनियर रहा हूँ, जबकि इतनी 18 साल की उम्र में आपने फौज ज्वाइन कर ली? मैं 16.5 साल की उम्र में फौज। अच्छा, 16.5 में फौज ज्वाइन किया था। 16.5 में सिलेक्शन हो गया था? सिलेक्शन हो गया था। और करगिल में कब से थे आप, मतलब कश्मीर में? 17.5 से।
1 साल ट्रेनिंग करके उसके सीधे वहीं पहुँचा। एक आपका बड़ा फेमस वो था कि जब आप नीचे आए तो 500 मीटर करीब लुढ़कते हुए जब आप आए तो आपने सीओ साहब को बोला कि साहब एम्यूनिशन चाहिए, खाना नहीं चाहिए। उन्होंने शायद पूछा भी। तो ये जो वाकया था, ये आपको वहाँ पे एम्यूनिशन कितने कम पड़ रहे थे, क्या था, या आपको ऐसा क्यों लगा कि एम्यूनिशन के बिना काम नहीं चलेगा, खाने के बिना चल जाएगा? नहीं, जब मैं नीचे आया था तो सीओ साहब ने बाद में पूछा, बेटा जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं साहब जवान की रिक्वायरमेंट एम्यूनिशन और फील्ड पट्टी है, खाने के लिए पर्याप्त होता है, गोली मारने के लिए और गोली का घाव भरने के लिए। हाँ। मैं कहा सर खाने के लिए तो भूख नहीं लगती है। हम फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन एम्यूनिशन लेकर के गए थे। ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि हम वहाँ पर जो है, हमने पीछे से सप्लाई कट ऑफ हो रखी है, अब आप वहाँ पड़े हुए हो। तो वहाँ सर एम्यूनिशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम दे सकते हैं उतना एम्यूनिशन दे दीजिए, और जितनी फील्ड पट्टी दे सकते हैं उतनी फील्ड पट्टी दे दीजिए। एक ऑथराइजेशन होती है, उस ऑथराइजेशन के हिसाब से हम देते हैं। मगर सर हमें ऑथराइजेशन के हिसाब से भी नहीं, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि सिचुएशनल है। ठीक है, अभी आप 2 बंदे फंसे है ना, अकेले रह गए, जख्मी हो, 2 फील्ड पट्टी हैं, फिर बाकी जो अलग जख्म है वो कहाँ से भरेंगे, कैसे करोगे? बोला ठीक है। तो ये उन्होंने मेरी बात मानी और उन्होंने किया भी। जब तक ये नहीं हुआ था, जब तक आप मतलब ठीक थे और आप लोग अटैक प्लान कर रहे थे, उस समय सबसे ज़्यादा आपकी बातचीत किससे हुई थी आखिरी रात, और क्या बातचीत हुई थी, अगर कुछ बातें आपको याद हो? नहीं, उस टाइम पे सर इतनी ज़्यादा बातचीत, क्योंकि देखो नहीं कोई बातचीत नहीं होती थी। अच्छा। और बस रास्ते में चढ़ते चढ़ते जब बातें होती थी बस। तो कोई बात या कोई वाक्य अगर आपको याद हो? नहीं, बस ये था सर, क्योंकि मैं तो सबसे एक तो जूनियर था। हाँ, तो जूनियर आदमी सीनियरों से ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता है, फिर हाँ हंसी मजाक भी नहीं कर सकता है। बस ये था कि बोला यार मैं कमज़ोर आदमी हूँ, छोड़ के मत जाना। बोला नहीं, छोड़ कर कोई नहीं जाएगा, फ़ौज में कोई छोड़ता नहीं है, सब उठा करके लेके जाते हैं। तो और बोला क्योंकि सारा सामान डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, हाइट ज़्यादा है, सब कुछ ज़्यादा है, ऑक्सीजन नहीं है, आपको खाने के लिए भी चाहिए, लड़ने के लिए भी चाहिए, चाय भी चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। इतना सब कुछ होते हुए लेकिन मैं ताज्जुब करता हूँ आज जब उस पहाड़ी की तरफ जाता हूँ, यार हम चढ़ कैसे गए थे, वहाँ पहुँच गए थे। अभी आप दोबारा गए हैं उसमें रिसेंटली? उसमें कई बार गया हूँ। अच्छा, लास्ट कब गए थे साहब? मैं अभी जस्ट 28-29 में वहीं था मैं। अच्छा, तो टाइगर हिल पे? टाइगर हिल के पास मैं वहाँ खड़ा होकर के बहुत देर तक ऐसे देखता रहा, यार यहाँ पे पहुँचे कैसे थे। आज बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सब कुछ है उस समय, लेकिन अभी भी चढ़ते हुए मेरे सांस बोलता है। अभी तो वहाँ पे इतनी ऑक्सीजन की, क्योंकि पेड़ पौधे हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन उस टाइम पे चढ़े कैसे थे? वो सिर्फ एक था जोश, जुनून और जज्बा, यही था जिसकी बदौलत वो फौज चढ़ गई। और उन तमाम सैनिकों को जो है सलाम है, और मैं फ़क्र करता हूँ उन साथियों के साथ जिनके साथ मुझे वहाँ पर लड़ने का मौका मिला, और जिन्होंने अपने लहू की एक बूंद और जीवन की एक सांस को कुर्बान करके हिंदुस्तान की इतनी ऊंची पहाड़ियों पर एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा। सच में नमन है उनको। मैं भी बच्चों को लेकर के गया था वहाँ। अच्छा। स्कूल, एक स्कूल है वहाँ बेंगलोर में, तो उन्होंने पिछले साल एक जय जवान जय किसान की थीम बनाई थी। अच्छा। स्कूल के अंदर मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, लेकिन एक ऐसी थीम मुझे पहली बार एक स्कूल में मिली। तो प्रिंसिपल से मैं पूछा, मैम जो है, उन्होंने स्कूल के अंदर 20 प्रकार के बैल अच्छा लाए हुए थे। किसान जो 92-93 वाले थे उनको सम्मानित कर रहे थे। 150 प्रकार का धान उन्होंने गमलों में वहाँ पर उपो रखा था। बच्चों को खेतों में ले जा कर के धान लगवा रही थी। मैं मैडम बोला आप कैसे आपने मैनेज कर लिया, बच्चों पेरेंट्स कैसे राजी हो गए? बोला मैं भी शुक्रगुजार हूँ, पेरेंट्स ने बोल दिया। वो कहा आप ये कैसे? बोला सर कल को यही बच्चे किसी कंपनी के CEO बैठे होंगे और ये बोलेंगे कि खाना जोमेटो से आता है,
तो मैंने इसलिए इनको खेतों में लेकर के गई, खाना खेतों से जोमेटो से आता नहीं, है। खेत से आता है। आज फिर मैंने उनको बोला तो मका इनको जो ना वहाँ पर भी लेकर के आओ। तो वो बच्चों को 30 बच्चे थे वहाँ लेकर गए थे, तब उनको वहाँ पे दिखाया कि बच्चे यहाँ पर इस तरह का, ये विक्रम बत्रा की अपने मगर फिल्म शेरशाह, हाँ देखिए ना, शेरशाह यहाँ था वो शेरशाह, यहाँ था वो राइफलमैन संजय कुमार, यहाँ था वो मनोज कुमार पांडे जी, हैं। तो ये तमाम वो पहाड़ियाँ हैं। तो उन बच्चों को जो रियलिटी जो चीज़ टेक्स्ट बुक से बाहर निकाल करके हमें बच्चों को इस जगह ले जाना चाहिए ताकि हम रियलिटी में उनको ज्ञान दे सकें। तो मुझे उन बच्चों के साथ, वो बच्चे भी मुझसे पूछ रहे थे, अंकल वहाँ चढ़ कैसे गए थे आप? हाँ, मैं कहा बेटा बस चढ़ गए थे। सर एक और वाकया है आपका कि आप लोग टेंट में बैठ के खाना खा रहे थे और अचानक से शेलिंग होने लगी। जैसे सेलिंग हुआ, सेलिंग होकर के सीधा अपना हथियार, अम्युनिशंस, पहले उसको सुरक्षित करना, उसको लेकर के फिर एक डिफेंस में अपना बैठ जाना, ताकि हो सकता है कि दुश्मन इधर उधर से कहीं आ जाए और हमारे इक्विपमेंट को डैमेज ना करते, हमारे जवानों के ऊपर कोई कहीं से अटैक ना हो जाए। तो वो चीज़ें जो है, जो सेलिंग आई, हम फटाफट भागे, अपना इक्विपमेंट लगा करके, अपने जो हमारे मोर्चे बने होते हैं मोर्चों में जा करके पोजीशन लिया, और तब जा करके जब पूरा सर्च हो गया तब फिर खाना खाया। फिर खाना। लेकिन खाना मतलब उसके बाद खाने लायक बचा था। हाँ, सर एक फिल्म में एक जगह पे जब सीईओ साहब ने ब्रीफिंग के लिए बुलाया था, तो एक जगह दिखाया है जहां आपका और यादव जी का, जो बड़े वाले यादव जी थे, उनकी बीच में थोड़ी सी वो भी होती है कि वो बोलते हैं साहब, सीईओ साहब को उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि आप बच्चे अगर हम आपके हैं तो आप हमें मरने के लिए क्यों भेज रहे हैं, जहां आपने कहा था कि नहीं ऐसा थोड़ी होता है कि वो यहाँ आके बैठ गए और हम तो जाएंगे और उनको धकेल के आएंगे। क्या ऐसे कुछ वाकये वाकई हुए थे? नहीं, ये फिल्मी डायलॉग हैं। अच्छा, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि वहाँ कमांडिंग ऑफिसर साहब, जो कमांडिंग ऑफिसर, एक कमांडिंग ऑफिसर नहीं होता, एक यूनिट का पिता होता है। और सच में जो भारतीय संस्कृति, जो सभ्यता, जो कल्चर है, वो हमारी सेना में जो है वो आज शायद मुझे सिविल में नहीं दिखता है। वहाँ एक कमांडिंग ऑफिसर का एक आदेश सर्वोपरि होता है। यहाँ आज सिविल में एक पिता का आदेश सर्वोपरि बच्चे नहीं मानते हैं, किंतु परंतु कर देते हैं। वहाँ किंतु परंतु नहीं होता, जो बोल दिया वो कह दिया तो कह दिया। सीईओ साहब ने जो बोल दिया वो तो फाइनल, लकीर की फकीर वाला। हाँ, उन्होंने बोला कि इस पहाड़ी से कूदना है तो कूदना ही है। उनसे हमारे कमांडिंग ऑफिसर साहब से सवाल किया गया था 2009 में, एक मीडिया वाले थे, वो बोला सर कैसे आपके आदेश को उन्होंने मान लिया जब सामने से गोली चल रही थी? बोला बस कमांडिंग ऑफिसर और जवानों के बीच में जो जैसे मन और आत्मा के बीच बहुत मिलन, जो बहुत बारीक सा वो है ना, बस वही है। बोला आज मैं अपने बच्चे को, वो जो छत पे से कूद जाए तो बच्चे कहेगा, बोला पापा पहले कूद करके दिखाओ, टांग टूट जाएगी। बोला यहाँ पे कुछ सवाल नहीं होता। यही एक कमांडिंग ऑफिसर की जीत है और यही एक जवान की भी जीत। फिल्म में एक और चीज़ बताई गई थी सर कि बड़े यादव जी को आपकी शादी की शुभकामनाएं किसी ने दे दी थी, क्या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, वो तो मेरी शादी में आए थे, वो मेरी शादी में आए थे और बहुत अच्छा दोस्त भी थे और बहुत अच्छा। क्योंकि हम जब उसमें थे ना काउंटर जैसे कश्मीर के अंदर, तो हम एक ही टीम के अंदर थे। तो वो उनके साथ में एक हरी था, एक और था, उनके जो नंबरी थे आपस में उस टाइम के भर्ती वाले, अरे उसमें वन टन में बैठ कर के गाना गाते जाते, सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे। हाँ, तो थोड़ा सा अगर आप गा के उसी अंदाज में सुना सकते, दर्शकों को वहीं ले जा सकते, थोड़ा सा एक कोशिश अगर आप करें तो। वो मुझे गाना खुद को याद नहीं है ना। अच्छा, सुबह वाली गाड़ी से चले जाएंगे, ऐसा कुछ कैसा था, ऐसा नहीं। और फिर उसके क्योंकि चिट्ठियों का दौर था और चिट्ठी आती थी तो फिर वहाँ उसको बड़े गुनगुनाते थे। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
बड़े दिनों के बाद हम भी वतनों की याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई। और जिस दिन हमारी टीम में से कोई गाना गाता था ना ये, उस दिन उनकी सबकी चिट्ठी आ ही जाती। ऐसा कुछ था। तो ये क्योंकि देखो उस बैटलफील्ड में आप काम कर रहे हो, वहाँ तनाव में काम नहीं हो सकता है। वहाँ आपको जब आप काम को एंजॉय करने लग जाते हो ना, फिर वो काम नहीं रहता है, वो भक्ति हो जाती है, भक्ति ही शक्ति हो जाती है, वही ताकत देती है आपको। वही अरे रात को 2 बजे आ रहे हैं 2 बजे जो भी मिल रहा है उसे खा रहे हैं। आप रात को 12 बजे सुबह का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं क्या? लेकिन फौज कराती है। रात को 12 बजे आपको सुबह का ब्रेकफास्ट खिलवाएगी। आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो सुबह खा लूँगा, सुबह नहीं खाएगा, अभी खाएगा। ठीक है। और सुबह का ब्रेकफास्ट आपने खा लिया रात को 12 बजे, और लंच आपको पैक मिलेगा। अच्छा, आप जाइए, फिर दोपहर का लंच आपको मिल गया, शाम को देखा जाएगा, आपके पास संपर्क होगा तो मिल जाएगा। तो इस तरह का एक ये बंधन है ना सर, ये संस्कृति है ना, ये कल्चर है ना, सच में अद्भुत है, अद्भुत। हम यहाँ बैठ कर के धर्म, जाति, पंथ, उसमें सब बातें करते हैं, लेकिन हमारी फौज में एक थाली में खाना खाते हैं, एक थाली में सर। हमारे यहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं होता, हमारे यहाँ होता सर्वधर्म स्थल। सर्वधर्म स्थल, यहाँ मस्जिद है, यहाँ मंदिर है, यहाँ गुरुद्वारा है, सारे पहले मंदिर में जाएंगे, वे मस्जिद में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क है सर? फौज में ऐसा कोई भेदभाव फौज में है ही नहीं सर। मैं बता रहा हूँ, जो हमारे राष्ट्र की संस्कृति है, कल्चर है, ताकत है, वो फौज में। और फौजी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था कि हमने जो पाकिस्तानी मरे थे, हाँ, उनको बाइज्जत दफनाया था। बिल्कुल। ये उनमें पाकिस्तानी जो कि कट्टरपंथता जिसमें भी होगी, कट्टरपंथ, उनके दिमाग में कट्टरता भरी हुई है हमारे देशवासियों के प्रति, सेना के प्रति। सेना के प्रति तो उनकी बहुत ज़्यादा कट्टरपंथ था। अभी इंसान मर गया तो उससे दुश्मनी खत्म है, लेकिन वो मरे हुए को भी छत विछत करने की। मैं आप पे अगले सवाल पे इसी पे आ रहा था कि आप जब सामान लेके, बिकॉज आप जब पोर्टर के तौर पे सामान ऊपर ले जा रहे थे लड़ाई का, युद्ध का, तब तक आपने लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया वाली बातें शायद सुन ली थी। तब तक वो पूरे देश में वो बातें पता थी। तो उस वक्त क्या ज़्यादा भारी था, पीठ पे लदे हुए हथियार या यादें कि हमारे साथियों के साथ ऐसा हुआ है? भार किस चीज़ का ज़्यादा लग रहा था? भार तो वो यादों का था। हथियार कोई भारी नहीं होते, लेकिन वो यादें बहुत भारी होती हैं। जो इस देश की वर्दी को पहन कर के वहाँ खड़ा है और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिफाजत कर रहा है, उस सैनिक को, वो पाकिस्तान की फ़ौज कि वो नामर्दी बोल सकते हैं उनको, वो नामर्द थे। ठीक है, मर्द होते तो सामने से गोली चलाते, सीने पे गोली चलाते, वो तो पीठ पे से छुरा भोंकने वाले हैं, कायरता करने वाले हैं। तो उन्होंने जो है ना इस तरह से उनके अंग भंग और उनको चीज़ को काट करके जिस तरह की अमानवीय क्रूरताओं का उन्होंने परिचय दिया, पूरे विश्व ने तो उसकी जो है आलोचना की थी, लेकिन हमारे देशवासियों के लिए एक उबाल था, बदला लेने की भावना थी। अब मिलेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और वही सच में एक जोश दिया, उसने जुनून पैदा किया इन सैनिकों के अंदर। और ये सच है कि 20 से 30 साल के लड़कों ने वहाँ पर जो कमाल किया है, काबिल तारीफ है। सबने, अरे सर, एक शहीद हो रहा है, दूसरा दौड़ रहा है गोली की तरफ, हाँ, जिसको जान की परवाह नहीं है। वो शायद ऐसा लगता है कि जैसे नहीं एक प्रेमी प्रेमिका होता है ना, है ना, जिद थी देश के लिए, हाँ, मर मिटने की और देश को इनके हाथों से निकालने की।
सर जिद ही जीत का परिणाम है। अगर जिद ना होगी तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे। ये जो जिद होती है, आपने कहा इसके बिना जीत नहीं सकते, ये जिद कितना मदद करती है? बहुत मदद करती है। अगर जिद ना होती तो शायद मैं 70 गोलियां इतना घायल होने के बाद वहाँ से खड़ा ना होता। इतनी पीड़ा में था सर, जब ये हड्डियाँ आपस में टकरा रही थी ना। जिसको टूटी हुई हड्डियों के दर्द का एहसास होगा वो जानता होगा, जब चूरा हो जाता, हड्डियाँ टकराती, असहनीय पीड़ा होती है। तब उस जिद में भी जो है ना, हाथ जब इसको उठा करके पीछे कमर पे फेंका है, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं था, लेकिन जाना है नीचे, किसी भी हालत में जाना है। तो वो जिद जो होती है ना, बहुत भारी। मैं जिद्दी, बचपन से मैं बहुत जिद्दी रहा हूँ, बहुत जिद्दी रहा हूँ। आप इसके बाद जब आपको गोलियां इतनी लग गई थी, आपको BH-92 में लाया गया था? 92 में BH-92 में। BH-92 का भी एक किस्सा है साहब, अगर आप बता सकें कि वहाँ अगर कोई भी जिंदा आ गया तो फिर क्या करिश्मा है, क्या है? लेकिन नहीं, वो सर वहाँ तक पहुँच जाओ, है ना। वहाँ तक अगर 92 बेस हॉस्पिटल तक पहुँच गया और डॉक्टर के पास पहुँच गया, फिर उन डॉक्टरों ने उस व्यक्ति को मरने नहीं दिया। ये एक परमात्मा का भी था कुछ उनके ऊपर, और ये रिकॉर्ड भी है, और एक रिकॉर्ड भी रहा। बड़े सुपर स्पेशलिस्ट वहाँ पर डॉक्टर रहे, और उनकी बदौलत जो हज़ारों से ज़्यादा जो घायल जख्मी अवस्था में वहाँ पहुँचे, उनमें से उन्होंने एक भी को नहीं जान नहीं। सब जब आप दुश्मन के बिल्कुल नज़दीक थे, तो कई बार जैसे आप जब चढ़ाई चढ़ रहे थे तो 25 मीटर 50 मीटर की दूरी पे थे, तो दुश्मन के साथ कोई बातचीत आपकी या आपके किसी साथी की जो आपको याद हो अभी? नहीं, दुश्मन से बातचीत करने का तो पहले नहीं, जैसे जब पता लग गया नहीं, तो गालियाँ होती हैं, तो गालियाँ बरसती हैं सर। अच्छा, गालियाँ बरसती हैं, तोलोलिंग पे जो है ना, बहुत गालियाँ बरसी हैं ऊपर। हाँ। हमारे मेजर राजेश अधिकारी साहब और उनकी पूरी जो टीम तो ऊपर उनके बंकरों में जाकर के फाइट करते हुए शहीद हुए। तो जब उनकी बॉडी को उठाने के लिए बहुत प्रयास हमने किया था, हमारी पलटन ने ना, तो ऊपर से वो गाली देते थे, इधर से हम गाली देते थे। तो गालियों की बौछारें बहुत हुई, बाकी वार्तालाप नहीं होता था। अच्छा, गालियों की ही बातचीत थी। सर, करगिल का सबसे अनकहा किस्सा कौन सा है? अनकहा तो कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ कह कुछ दिया। अगर आपको जहन में आ रहा हो कि ये कैसी चीज है? इतना बस इतना मुझे लगा कि जो है, एक फौजी ही नहीं बल्कि एक सिविलियंस भी राष्ट्रभक्त है। एक राष्ट्रभक्त है, और राष्ट्रभक्ति की कोई अलग से परिभाषा नहीं होती है। एक सिविलियंस जिसके कारण, जिसकी इंफॉर्मेशन के आधार के ऊपर ये कारगिल युद्ध हुआ, जो चरवाहे थे, आके खबर दी, उन्होंने आकर के सूचनाएं दी, और उस सूचनाओं के आधार के ऊपर, और पाकिस्तान इसको अपनी बड़ी गलती मानता है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने ये देख लिया था और उनको छोड़ जाने दिया जी। अगर उस समय वो उन चरवाहों को नहीं जाने देता, हम पे खबर नहीं तो हम पे खबर और लोग मारे जाते, और ज्यादा वो बिल्डअप होते। क्योंकि देखो, चढ़ना तो फौज को था ही, तो लेकिन और ज्यादा वो बिल्डअप हो जाते और ज्यादा हमारा नुकसान होता था। सर, कारगिल का कोई एक ऐसा हीरो जो आपके नजरों में हीरो था, लेकिन लोग उसको बहुत ज्यादा नहीं जान पाए, उसको अपना ड्यू नहीं मिल पाया? मेरे साथ मेरा जो हीरो था, मेरे दो हीरो थे। एक तो मेरा ये अनंतराम था, ठीक है, और एक मेरा जो टीम लीडर हवलदार मदन, ठीक है, वो मेरा हीरो था। क्यों? क्योंकि एक फौज में ना इंडिविजुअल वर्क नहीं है, टीम वर्क है, और टीम का जो टीम लीडर होता है ना, उस टीम लीडर की बदौलत हम वहाँ पे लड़े थे, ठीक है। वो ज़्यादा हाइट नहीं थी उनकी, जम्मू के रहने वाले थे। अच्छा। अरे जब उछलते थे ना, एक बार उछले, डर एकदम से फायर खोला, अच्छा, बोला घबराओ मत, मैं हूँ। तो सर इतना हमारे हम तो उनके लिए बच्चे ही थे ना, इतना हमारे लिए और क्या चाहिए सर। और योगेंद्र तो खैर वो एक अलग दोस्त था सर, बस उसकी तो यादें हैं। फिल्म में जैसे अभी आपने बोला कि फिल्म तो फिल्म ही होती है, उसमें फैक्चुअली सही चीज़ें कम होती हैं, लेकिन फिल्म में या मीडिया में सबसे बड़ा गलत क्या बताया गया आपके हिसाब से? हाँ, इन्होंने
मरणोपरांत दिखा दिया था। आपको? परमवीर चक्र, हाँ मुझे मरणोपरांत दिखा दिया। मीडिया में कौन से चैनल है? नहीं ये तो क्योंकि एमओडी से मिला होगा इनको सूचना। अच्छा, तो प्रेस रिलीज मतलब एमओडी नहीं। हाँ एमओडी मरणोपरांत बोल दिया था। मरणोपरांत दिखाया। जो हमने तो वो ये अभी जो एबीपी न्यूज है वो समय स्टार न्यूज हुआ करता था, बॉम्बे से चलता था। हाँ तो 14 अगस्त 1999 की लिस्ट आई थी। रात की 8:45 बजे की न्यूज़ थी। कारगिल युद्ध के दौरान 4 परमवीर चक्र दिए जा रहे हैं, जिसमें से एक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, मरणोपरांत 18 ग्रेनेडियर। अच्छा, तो आपने क्लैरिफिकेशन के लिए तो फिर मुझे लगा नहीं देखो ऐसा, मेरे पास तो 10 दिन पहले एक लेटर आया था कमांडिंग ऑफिसर का। अच्छा, आपको लगा दूसरे योगेंद्र यादव को भी दिया हाँ, जा रहा है। मुझे लगा कि जो क्योंकि वो भी ये शहीद हुए उसको थे। उसको शहीद हो गया, मगर हमने तो बहुत वहाँ जश्न मनाया है, रात को पार्टी की। जो मेरे साथ में जो थे यूनिट वाले, वहाँ पे हॉस्पिटल में हमने मिठाई भी बांटी है और हमने जश्न मना के सो गए। रात को 2 बजे फ़ोन आता है, क्योंकि एक नाम के हजारों व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आर्मी नंबर का एक ही व्यक्ति होगा। बिल्ला नंबर तो एक ही होगा। बिला नंबर से ढूंढा, अगर ये मरणोपरांत है तो इसकी बॉडी कहाँ है। रात को 2 बजे पता चला वो तो हॉस्पिटल में, बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में। फिर सुबह 9:30 बजे 10 बजे के आसपास फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे बताया गया अच्छा, कि आपसे जनरल वीपी मलिक मिलने आ रहे हैं। अच्छा। क्यों आ रहे हैं मिलने के लिए? बेस हॉस्पिटल में। बेस हॉस्पिटल में। बोला हमें नहीं पता, बताते कोई है नहीं। तो 8 बजे आकर के वो जो सिक्योरिटी चेक होती है वो आ गया। फिर 10 बजे के आसपास, क्योंकि लाल किले वाला प्रोग्राम ख़त्म करके सीधा गए थे वो। तो फिर आ करके ऐसे जब चारपाई पे बैठे तो ऐसे कंधे पे हाथ रख करके, हाँ बेटा मुबारक हो। मैं कहा सर किस बात की है? बोला अच्छे टीवी किस लिए लग रहे हैं? फिल्म देखने के लिए लग रहे हैं। मैं कहा नहीं फिल्म तो नहीं देखते। बोला न्यूज़ देखते? मैं कहा हाँ देखते। अच्छा कल की न्यूज़ क्या थी? मैं कहा सर कल की न्यूज़ ये थी। अच्छा वो तेरा ही था? मैं कहा मेरा कहाँ, मैं तो जिंदा हूँ, वो तो मरणोपरांत। अरे बोला एमओडी से गलती हुई है, इसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ और इसलिए मैं आया हूँ बधाई देने के लिए। सर, अब मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हिंदू आज़ाद भारत में आज तक महज 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं। तो जो आपका नंबर आता है सर, वो ऐसा नहीं है कि आज के 125-150 करोड़ में से 21 है। आज तक आज़ादी के बाद से मात्र 21 परमवीर चक्र दिए गए हैं। इन 21 परमवीर चक्र में से 3 लोग शायद सर अभी जिंदा हैं। हाँ। बाना सिंह, आप और राइफलमैन संजय कुमार जी। आपको उसमें भी एक रिकॉर्ड हासिल हुआ है कि आपने शायद यंगेस्ट परमवीर चक्र हासिल करने वाले आप रहे हैं। 19 साल की उम्र में जब किसी को परमवीर चक्र मिलता है, आपको एहसास भी था कि परमवीर चक्र क्या है? आई एम श्योर अब तक तो हो गया होगा, बट महज 19 साल में परमवीर चक्र से नवाजा जाना, आपको कभी लगा कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, या आपने हल्के में लिया, या कोई ऐसी चीज़ या कोई वाकया कभी? सर ये हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। 6 क्लास, क्योंकि पिता मेरे फौजी थे, 65 और 71 का युद्ध लड़ा हुआ था। उस इन मेडलों की, अब्दुल हमीद वाला किस्सा, अब्दुल हमीद की कहानी को पढ़ा था। ठीक है, और जो हर एक जीवन का एक आदर्श होता है, मेरे जीवन का आदर्श उस समय अब्दुल हमीद थे। नहीं, वो 21 साल का नौजवान जिसने 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ी, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, वो मुझसे पहले वो ही यंगेस्ट परमवीर चक्र थे। तब तक 21 साल की अवस्था में। तो जानता था मैं कि यार ये भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है जी। लेकिन जब इसको ग्रहण करने के लिए मैं गया ना, तो ये मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरा है। मुझे लगा ये सब उन शहीदों के लहू का चिराग है जो सिर्फ परमात्मा ने मेरे सिर्फ सीना चुना है। तब मुझे भी एहसास हुआ कि मैं इसलिए ज़िंदा हूँ क्योंकि इस चिराग से लोगों के दिलों में एक ज्योति जलानी है। तब उस चीज़ को आप जो ना सहन कर पाओगे। अगर तुमने ये सोच लिया ये मेरा है, मेरा नहीं होता, ये हमारा है, हम पूरे राष्ट्र का है। कितने लोग, हर उस सैनिक का है जो वहाँ, सर हर उस सैनिक का ऐसा जो वहाँ पे लड़ा है, जिसने अपने लहू बहाया है, जिसने प्राणों की आहुति दी है, ये सब उन्हीं का है। ये तो परमात्मा ने माध्यम हमें चुन लिया। सर अब जब ऑपरेशन मतलब ख़त्म होने को आया
तो एक जीत का माहौल था। ऑब्वियसली अपने साथियों को खोने का दुख और गम भी था, और कहीं ना कहीं खुद भी हम लोग काफ़ी हद तक हमको चोट थी, हम लोगों को हमने काफ़ी कुछ खोया था। लेकिन वो मंजर अगर आप बयां कर सकें कि अब जब आपको पता लगा कि अब सीज फायर हो गया है, और तो वो मंजर अगर आप याद करें आज और बताएं दर्शकों को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैं यहाँ दिल्ली पहुँच गया था 10-11 जुलाई में, तो उस टाइम पे सीज फायर हो गया था। और सीज फायर होते ही जैसे जैसे सूचनाएं वहाँ से आ रही थी, तो जो हमारे यहाँ पे बंदे यूनिट से आते जाते थे, बताते थे, तो एक खुशी भी थी कि कम से कम जो काम हमें मिला था, जो फौज को जो है टास्क मिला था, वो पूरा हो गया है, हमने विक्ट्री प्राप्त कर ली है। लेकिन उस विक्ट्री के पीछे जो हमारे साथी इस विक्ट्री में शामिल नहीं है, उनका दुख था, बहुत दुख था। तो ये रोना भी होता है और खुशी भी होती है, लेकिन ये सच है कि सर कोई भी कामयाबी बिना कुर्बानी के नहीं होती है। तो कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है, और कुर्बानी देने वाले बड़े खुश नसीब होते हैं कि अपने लहू से इस तिरंगे में अपना कलर छोड़ देते हैं। तो मनोज वाजपेयी जो LOC करगिल में आपका किरदार निभाया, उनसे आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। अच्छा, कभी कोई बातचीत नहीं। फिल्म को लेके किसी से बातचीत? फिल्म की जो है उस समय JP नड्डा जी से कौन? हाँ, JP दत्ता जी। हाँ, JP दत्ता जी से ज़रूर मेरी जो है ना हॉस्पिटल में से मैं शायद निकला था या हॉस्पिटल में ही था। अच्छा। उस टाइम पे हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर साहब थे, अच्छा, उन्होंने मेरे से बात करवाई थी। अच्छा। तो बात हुई थी मेरी, लेकिन मनोज वाजपेयी जी से तो आज तक कभी बातचीत नहीं हुई। सर, एक वो वाकया है जब आप, मतलब आपने खुद कहा कि आप बच्चे की तरह रोए थे। ये सब घटना होने के बाद कभी घर पे बैठ के रोना आया? क्योंकि रोना कोई, जैसे आपने खुद ही कहा, वो एक थेरेपी का पार्ट है। कभी आज भी ऐसा मंजर होता है क्या कि आपको खुद से अकेले बैठे हैं, कुछ चीज़ सोच के रोए हों? बिल्कुल बिल्कुल। ये तो रोना तो हर रोज़ आता है, क्योंकि मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में होता हूँ, उस कहानी और किस्से को सुना रहा होता हूँ। तो जब कहानी और किस्से को सुनाते हैं सर उस शौर्य को, तो उस समय वो सिर्फ वो एक फील होता है ना, आपके आगे एक फिल्म जैसी चलने लगती है। फिल्म जैसी चलती है, तो उसमें आंसू रोज आते हैं। तो मैं तो रोज़ रोता हूँ सर, रोज़ जीता उन पलों को कि किस तरह से एक एक पल, एक एक साथी, एक एक ने अपने आप को कुर्बान किया, किस तरह से एक एक को जो है तड़पते हुए मैंने जो है शहादत होते देखा है। तो रोना तो हर रोज़ आता है मुझे, रोज़ रोता हूँ। शायद खुश नसीब हूँ कि रोज़ रो रहा हूँ। सर, घाव तो भर गए, 17 गोलियों के जो घाव थे वो तो शायद भर गए, लेकिन कौन सा ऐसा दर्द है जो आज तक नहीं भरा? नहीं, ये देखो, ये गोलियों के घाव तो भर सकते हैं, लेकिन जो साथियों की क्षति के घाव हैं वो तो कभी जीवन में भर ही नहीं सकते। उनको कौन भरेगा? कोई नहीं भर सकता सर, वो तो हमेशा रहेंगे। जब तक हम इस धरती पर हैं तब तक वो साथियों के बिछड़ने के जो घाव हैं वो तो जो है ना हमारे दिलों में ऐसी की ऐसी रहेंगे, वो कभी नहीं भर सकते। सर, आपसे बात करके ऐसा भी लगा कि आप आध्यात्म या आध्यात्मिक तौर पर अवेयर हैं। आपने बोला कई बार आप टाइगर हिल की तरफ गए, टाइगर हिल देखा। जब आप टाइगर हिल को देखते हैं तो टाइगर हिल कुछ कहता है आपसे आज भी? टाइगर हिल कुछ नहीं कहता सर। वहाँ ऐसा लगता है कि जो ना वो जो साथी थे उनकी जो सोल है, जो एनर्जी है, वो खींचती है अपनी तरफ। अब की बार मैंने बड़ी जिद भी करी थी, मैं कहा मुझे सर जाना है ऊपर, लेकिन कई सुरक्षा कारणों से कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेड कमांडर ने मना कर दिया। बोला नहीं, आपको नहीं भेजेंगे। बोला ठीक है। मैं कहा सर फिर कभी आऊँगा, फिर भेजना। तो वो हर एक चीज़ अपनी एक कहानी बयां करती है। जब भी देखता हूँ तो उसकी वो लहू से लिखी हुई एक नई दास्तान दिखती है सर उस पहाड़ी पर ना। एक एक पत्थर, एक एक कंकर, सब कुछ बयां करता है कि किस तरह से यहाँ पर उन वीरों ने आखिरी सांस तक अपना संघर्ष लड़ा था
और हिंदुस्तान की एक नई कहानी लिखी थी। -20 डिग्री टेम्परेचर में जब सब कुछ छूटने लगता है लेकिन फिर भी एक आस बनी रहती है, यही तो सर सबसे बड़ी वो चीज़ है, यही तो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है। ये अध्यात्म कोई धर्म नहीं होता, अध्यात्म तो एक बहुत ऊंचा होता है सर। तभी तो मैंने आपसे कहा कि एक अवस्था ऐसी आती है कि जो इस शरीर से मन विदा हो जाता है। कर्म जिस दिन भक्ति बन जाएगा, भक्ति ही शक्ति है, उस दिन सब कुछ पीछे छूट जाता है सर। सबसे अजीब सवाल जो आपसे आज तक पूछा गया हो, आई एम श्योर कुछ ना कुछ याद होगा कि यार ये कैसा सवाल है। नहीं, मुझसे तो नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ मेरी मिसेस से ज़रूर पूछा गया। क्या पूछा गया था, अगर याद हो कुछ अजीब सा सवाल? वहाँ ये अवार्ड डिक्लेयर होने के बाद में ना, तो मेरी मिसेस जैसे हॉस्पिटल में बैठी हुई थी, उनसे पूछा कि जो है जब आपके पति को गोली लग रही थी तो आपको कैसा महसूस हो रहा था। अब ये कोई सवाल है क्या? लेकिन वो मेरी वाइफ जो है मेरठ की हैं, थोड़ा सा है ना क्रांतिकारी वाला है, उन्होंने एकदम बड़ा अच्छा सीधा वैसे जवाब दिया। मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा उस समय, लेकिन आज ठीक लगता है। उन्होंने एकदम सीधा बोला, मैडम आपकी शादी होगी? बोला नहीं। बोला जब आपकी शादी हो जाएगी, जब आपके पति को गोली लगेगी, तब मैं सवाल पूछूंगा आपसे, तब आपको पता चलेगा कि क्यों ना गोली कैसा फील होता है। तो ये बड़े अटपटे सवाल कभी कभी हम कर लेते हैं। मैं इस संदर्भ में सर यहाँ पे एक चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए, हम सबका ये दायित्व बनता है अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्यों के द्वारा अपने राष्ट्र के लिए एक सकारात्मक वातावरण पैदा करना। तो एक मीडिया का भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि हम चौथा पिलर मीडिया को मानते हैं। सुबह जब उठते हैं एक नया जीवन होता है ना हमारा, नई उमंग होती, नई विचार होते, नई एक जोश होता है। सब सोचते हैं यार आज वो करेंगे, आज वो करेंगे। तो सुबह उठते ही तो चाय का प्याला होता है, या अखबार होता है, या टीवी होता है ना। जो अखबार उठाता है या टीवी खोलता है तो बलात्कार, वहाँ पे भ्रष्टाचार, वहाँ पे चोरी, यहाँ पे ये ऐसी चीज़ों को देखने के बाद वो एकदम से जो उसकी उमंग थी ना बंदे की काम करने की, डाउन हो जाता। क्या हम इन खबरों को 12 बजे के बाद नहीं दिखा सकते क्या? शुरुआत कम से कम दिन की जो है वो अच्छे नोट पे। ऐसा कोई सेक्टर नहीं सर हमारे देश के अंदर जिसमें रोज नया कोई इतिहास ना गढ़ रहा हो, कुछ अच्छा ना हो रहा हो। हाँ, कुछ अच्छा ना हो रहा हो। सर जगह अच्छा हो रहा है सर, हेल्थ सेक्टर में अच्छा हो रहा है, एजुकेशन सेक्टर में अच्छा हो रहा है, सब कुछ। तो सुबह 10 बजे तक कम से कम वो पॉजिटिविटी भर दो ना। आज हमारे डॉक्टरों ने यार ये ऑपरेशन किया, असंभव ये, आज हमारी फलाने ने ये किया चिकित्सा में, आज ये शोध हो गया। आज एक बंदा सोचता है यार ये चीज़ें हो रही है, मैं ऐसे देश में, मैं ऐसी जगह पे, उसमें दुगनी उत्साह आती है। तो हम इस तरह का इन्वायरमेंट पैदा कर सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी। आपने उन पलों को हमारे साथ, हमारे दर्शकों के लिए फिर से जीने की कोशिश की जो आपने टाइगर हिल कैप्चर के दौरान, करगिल युद्ध के दौरान खुद उन सबको इतनी नज़दीक से महसूस किया था। थैंक यू सो मच सर इस कार्यक्रम में आने के लिए। अनसेड अननोन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप हमें stories@unsaidunknown.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू।